नमस्कार दोस्तों। हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे कक्षा 7 और 7 का पहला अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें एक क्लास ले ली थी हमने। आज हम दूसरी कक्षा पे बात करेंगे और पहले टॉपिक का ये दूसरा भाग रहेगा। मैं आपको याद करवा दूं, हमने इसको शुरुआत की थी यहाँ से, ठीक है, जिसमें आपके 7वीं का पहला टॉपिक है ये, और नई पुरानी शब्दावली, इतिहासकार और उनके स्रोत। ये 2 पॉइंट हमने लेक्चर फर्स्ट में कर लिए थे। आज हम इन चारों पे बात करके इस टॉपिक को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एनसीईआरटी की सीरीज बड़ी अच्छी लग रही होगी। मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है उसमें, और जहाँ कहीं अपने इनपुट डालने थे वहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडवांस फैक्ट भी डाले हैं ताकि आपका नॉलेज और साउंड होता रहे, ठीक है। तो बात शुरू करेंगे हम। ये सारी बातें हमारी पिछली कक्षा में हो चुकी थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट कवर थे। अब बात आई थी नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो जो 1000 वर्षों की अवधि थी, 750 से लेकर 1750 के बीच में, इस अवधि में कई परिवर्तन हुए थे, जैसा कि हमने पीछे देखा क्लास के अंदर। तो एक परिवर्तन ये भी था कि इसमें नए सोशल और पॉलिटिकली ग्रुप भी बने थे। कैसे बने? इस समय नई तकनीकी का विकास हुआ, जैसे रहट। रहट क्या होता है? धरातल के आंतरिक भागों से जल निकालने की एक मशीन होती है जो कुएं में डाल के और उसको पानी से खींचते और चक्री के रूप में वो पानी बाहर आता है। मारवाड़ के लोगों को बड़ा अच्छे से पता है इसका। हमारे क्षेत्रों में आज भी इसका उपयोग होता है, रहट का। और इस रहट का आविष्कार हुआ, इससे क्या हुआ कि सिंचाई के साधन बढ़ गए, खेती कृषि बढ़ गई, और उत्पादन बढ़ने से आपको पता है सारी चीजें बढ़ जाती है। इसके साथ साथ बारूद का आविष्कार हुआ, जिससे युद्ध लड़ने के तरीके बदल गए। और इसके साथ साथ आपके रहट और बारूद, इन दोनों के साथ साथ कई और तकनीकी विकास इस समय हमें देखने को मिलते हैं। और इन तकनीकी विकास का परिणाम ये निकला कि लोगों के पास में आमदनी बढ़ गई, लोगों के पास में युद्ध लड़ने के नए नए तरीके आ गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि लोग झुंड बना के दूसरे क्षेत्रों में जाने की कोशिश करने लगे, दूसरे क्षेत्रों को अपने अधीन करने की कोशिश करने लगे, साम्राज्य विस्तार जिसे आप कह सकते हो। और फिर ये सब पानी के संसाधन वगैरह हुए तो नई नई फसलें भी अस्तित्व में आई, आलू, तंबाकू, इस टाइप से इनकम बढ़ती गई। ये सारी चीजें जब हुई तो समाज के अंदर एक पॉलिटिकल ग्रुप बन गए, समाज के अंदर कई सारे सामाजिक ग्रुप भी बन गए, जिसमें कुछ लोग अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे, कुछ अत्यधिक गरीब भी थे। ये सारी जटिल संरचनाएं जो है समय के साथ में आई। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उत्पादन की अधिकता नहीं थी। लोगों के लिए केवल उतना ही उत्पादन होता था जितना उनका जीवन चल सके, और जब उतना ही उत्पादन हो जितना जीवन चल सके तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई तो संपत्ति की है। और मैंने आपको बताया लड़ाई सत्ता और संपत्ति की होती है। जैसे कि एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, उन्होंने एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट दिया था कि इस पूरी शताब्दी या इतिहास की सबसे घटिया कोई खोज है तो वो है मुद्रा। जबकि वो स्वयं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाने जाते थे वो। और वो मुद्रा को सबसे घटिया इसलिए मानते हैं कि सब पूरी कलह का जो मूल है वो मुद्रा है। सत्ता, मुद्रा, ये सारी चीजें एक दूसरे से बड़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि मुद्रा के बिना सत्ता काम की नहीं है। राजनीति मुद्रा से चलती है, और इसीलिए कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट जितना भी है, सामग्री पूरी पॉलिटी की है। राज व्यवस्था उसकी विषय वस्तु है, लेकिन राज व्यवस्था भी चलती इकोनॉमी से ही है। बिना इकोनॉमी के कोई काम नहीं होता। तो हुआ क्या, इन सारी मशीनों के कारण नई फसलें आई, और नई फसलों से क्या हुआ, लोगों के पास में इनकम बढ़ी, समाज में कई ग्रुप बन गए, और समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कई राजनीतिक समूह भी बन गए। उन राजनीतिक समूह में फायदा किसने लिया? डोमिनेटिंग कास्ट ने। राजपूतों ने सबसे अधिक फायदा लिया, और 7वीं से 12वीं शताब्दी का पूरा काल ही राजपूत काल के नाम से जाना गया। इसके अलावा मराठों ने, जाटों ने, अहीरों ने, कायस्थों ने, इन्होंने भी इस राजनीतिक समूह की एक प्रकार से सत्ता अपने पास में रखी। ये 750 से 1750 के काल में हमें देखने को
मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इस काल में कई नई यंत्र, नई प्रौद्योगिकी हमारे को देखने को मिलती है। इस अवधि में अब 3 प्रौद्योगिकी स्पेशली थी। रहट थी जो आप देख रहे हो, और एक बारूद था, एक चरखा था सूत कातने का। तो ये तीनों की तीनों आप यूं समझ लीजिए कि व्यक्ति की आमदनी बढ़ाने और साम्राज्य विस्तार के लिए एक प्रकार से मोटिवेट करने वाले थे। बारूद युद्धों को लड़ने का तरीका बता रहा था, युद्धों को अच्छी तरीके से जीतने का तरीका बता रहा था। रहट खेती करवा रहा था, और चरखा सूती वस्त्रों के उत्पादन और उस पे काम कर रहा था। तीनों की तीनों व्यक्ति को आधुनिक कर रहे थे। ठीक है, तो इस समय नई प्रौद्योगिकी जिसमें सिंचाई हेतु रहट, सूत कातने के लिए चरखा, बारूद, नई प्रौद्योगिकी जिसमें रहट, चरखा और बारूद, तथा नई फसलों, नई इस जितनी फसलें थी काफी वाणिज्यिक फसलें थी, नई फसलों जैसे नई फसलों जिसमें आपके मिर्च, चाय, कॉफी, मिर्च, चाय, कॉफी, मक्का, आलू, का विकास या नई फसलें नई फसलों का प्रचलन हुआ। जिसके परिणाम स्वरूप अब हुआ क्या, इसके परिणाम क्या निकले देखिए। आप इसको बहुत सामान्य समझ सकते हैं कि इनसे लोगों की आमदनी बढ़ी, समाज में कई वर्ग बने, धनी वर्ग से लेके गरीब वर्ग तक, दास से लेके स्वामी तक, और साम्राज्य विस्तार के अभियान हुए। क्योंकि पैसा आता है ना, तभी व्यक्ति विस्तार के बारे में सोचता है। सबसे पहले सैचुरेटेड स्थिति आती है, संतृप्त अवस्था। संतृप्त अवस्था के बाद में ही चीजें आगे बढ़ती है। मोस्लो का जीवन आवश्यकता सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, एक आता है आवश्यकता सिद्धांत। उसमें भी आप देखोगे तो इस तरह से त्रिभुज बना, ऊपर से खुला रखा गया है कि व्यक्ति जब भी प्रयास करेगा तो सबसे पहले जीवन निर्वाह की कोशिश होगी, फिर धीरे धीरे प्रतिष्ठा की तरफ जाएगा। प्रतिष्ठा का कोई अंत नहीं है, तो वो ऊपर का पूरा त्रिभुज खुला रखा है कि प्रतिष्ठा का कोई अंत नहीं है। व्यक्ति पूर्ण रूप से कभी संतुष्ट नहीं होता, सर्वोच्च संतुष्ट जरूर हो सकता है, ऐसा इकोनॉमिक्स कहता है। तो इसमें भी क्या हुआ कि जब पैसा आया, उत्पादन हुआ, तब साम्राज्य विस्तार की इच्छाएं जागृत हुई। यहां पे क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जनता की आमदनी बढ़ी, जनता की आय बढ़ी, जिससे जटिल सामाजिक संरचना बनी, जटिल सामाजिक संरचना। ठीक है, धनी से गरीब तक। अगर आय की समानता हो, सबकी आय समान हो, तो समाज में बहुत जटिल सामाजिक संरचना नहीं होती, सब समान होते हैं।
दूसरा क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार हेतु बाहरी अभियान शुरू हुए। ठीक है, और नए राजनीतिक समूह आप यूं समझिए अस्तित्व में आए। नए राजनीतिक समूह अस्तित्व में आए। पॉलिटिकल ग्रुप अस्तित्व में आए। और आपको पता है कि पॉलिटिकल ग्रुप वे समूह होते हैं जो सत्ता अपने पास में रखने की कोशिश करते हैं, और जनरली इन समूहों पर उन्हीं का वर्चस्व होता है जो अभिजात होती है, जो शक्तिशाली होती है, जिसके पास धन बल किसी की कमी नहीं होती। तो सीधी सी बात है कि राजनीतिक समूह अस्तित्व में आएंगे तो इनके ऊपर नियंत्रण भी शक्तिशाली जातियों का रहेगा, और ये मोस्टली रहा राजपूतों का, कुछ जगह पे मराठों का, कुछ जगह पे अहीर यादवों का, कुछ जगह पे जाटों का, और कायस्थ जो थे, जो लिपिक का काम करते थे, उनकी इमेज भी बढ़ गई, क्योंकि राजनीतिक समूहों में काम करने का जिम्मा इन्हीं के पास में होता था। तो अस्तित्व में आए जिससे शक्तिशाली जातियों या वर्गों, जिसमें आपके राजपूत, मराठा, अहीर, जाट, कायस्थ तो लिपिक का काम करते थे, का वर्चस्व बढ़ा। और सबसे अधिक फायदा राजपूतों ने लिया। यही कारण था कि इस पूरे काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। वर्गों का उदय हुआ, वर्गों का वर्चस्व बढ़ा, सर्वाधिक फायदा किसने लिया? राजपूतों ने। लिया। ठीक है, और यही कारण था कि इसको अपन राजपूत युग भी कहते हैं। जैसा कि ईश्वरी प्रसाद कहते हैं, ये जो पीरियड था ये स्टेट विद इन द स्टेट का पीरियड था, मतलब राज्यों के भीतर राज्यों का एक प्रकार से काल था। क्या लिखते हैं? राज्य के भीतर राज्यों का काल, राज्यों के भीतर राज्यों का काल, ये ईश्वरी प्रसाद कहते हैं। एक राज्य के अंदर कई राज्य जो है वो पैदा हो गए। ठीक है, भारत को स्टेट माने तो इसके अंदर कई राज्य पैदा हो गए, जिसको अपन आगे और समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये नए राजनीतिक और सामाजिक समूह पर हमारी बात थी। एनसीईआरटी का मैटर था ये। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। इसको आगे बढ़ता हूँ। अब बात आती है क्षेत्र और साम्राज्य की। इस समय साम्राज्य बनाने के प्रयास शुरू हो गए। आप अगर इस मैप को देख पा रहे हैं तो इसके अंदर कुल 24 राज्यों के नाम लिखे हुए हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन थे। और यह जो 24 राज्यों के नाम हैं,
ये नाम बताए हैं मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी की पुस्तक थी आपके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ और आप इसको याद कर लेना, परीक्षक आजकल पूछ लेता है, ठीक है। और साथ साथ में इन्होंने एक बिंदु और बताया है, वो बताया है बलबन का, कि विभिन्न सारे क्षेत्र और उनको किस तरह से राजाओं ने आगे चलकर साम्राज्य का हिस्सा बनाया, ठीक है। उस समय कई सारे क्षेत्र थे। अब देखो, सिविस्तान सिंध के आगे के इलाके को बोलते थे। उच्च मुल्तान, ये पाकिस्तान में चले गए सारे के सारे। और कल्लानौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कोहराम, हांसी, ये सारा का सारा जो इलाका था, ये पहले स्वतंत्र क्षेत्र हुआ करते थे और धीरे धीरे बाहरी जो अभियान हुए, मैंने कहा राजाओं ने बाहर अभियान किए और इन अभियानों का परिणाम ये हुआ कि ये सारे क्षेत्र साम्राज्यों का हिस्सा बन गए। और ये क्षेत्र पहले कभी एक प्रकार से आज़ाद का रहते थे और इनके ऊपर कोई बाहरी शक्तियों का अधिकार नहीं था। और इस काल में बाहरी शक्तियों के अधिकार शुरू हो गए थे। बलबन को एक संस्कृत प्रशस्ति में गजनी से लेकर गौर प्रदेश और संपूर्ण दक्षिण भारत का मालिक बताया गया है। और अमीर खुसरो ने जब किताब लिखी तो उसमें कई भाषाओं के उल्लेख किए हैं, जिससे लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो काल था उसमें उनका शासन क्षेत्र काफी व्यापक रहा होगा। तो ये सारे क्षेत्र जो है वो बड़े साम्राज्यों का हिस्सा हो गए थे। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्र साम्राज्यों का हिस्सा बना दिए गए। जैसे अब जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने 24 प्रांतों को अपने साम्राज्य में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। किसने? MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस बात को कौन लिखता है? मसालिक, ये शिहाबुद्दीन उमरी ने लिखा है अपनी पुस्तक ये ममालिक अल अमसर में, ठीक है। ये किताब पूछ सकते हैं, 7वीं कक्षा में लिखी हुई है तो अपन लिख लेते हैं। शिहाबुद्दीन उमरी कृत शिहाबुद्दीन कृत मसालिक उल अमसर के अनुसार, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एक संस्कृत प्रशस्ति में लिखा है कि बलबन ने अपना साम्राज्य विस्तार गोड़ प्रदेश बंगाल से लेकर, मतलब यहां से लेकर और गजनी तक और संपूर्ण दक्षिणी भारत उसके अधीन था। एक संस्कृत प्रशस्ति में ऐसी बात लिखी गई है, तो आप समझ सकते हो कितना व्यापक प्रसार बलबन ने किया होगा। बलबन गुलाम वंश का था और गुलाम वंश हम जब सल्तनत काल का आरंभिक दौर पढ़ते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उसी की पीढ़ी का
उसी प्रकार का जो शासक हुआ वो था बलबन। सल्तनत काल में बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, यहाँ हमारी सीमाएं हैं कुछ, ठीक है। तो संस्कृत प्रशस्ति जो थी, जिसमें बलबन के बारे में क्या लिखा, बलबन के बारे में लिखा कि गौड़ से लेकर गजनी तक और संपूर्ण दक्षिणी भारत उसके अधीन था। एक संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार में विवरण है कि गौड़ प्रदेश से गजनी, गजनी कहाँ पे, अफगानिस्तान में, गजनी तक तथा, ये थोड़ा अधिक हो गया क्योंकि दक्षिणी भारत पर पहला अभियान ही आप यूँ समझ लीजिए कि व्यापक तौर पे बढ़िया अभियान जो है वो आपके खिलजियों ने किया था। तो खिलजियों ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का जिसने विंध्याचल पार करके दक्षिण के दर्शन किए। सल्तनत का पहला वो शासक था। तो बलबन तो अलाउद्दीन खिलजी से बहुत पहले था, लगभग 20 साल पहले था। 20 तो क्या, हाँ 15 साल पहले था। तो तय बात थी कि उस समय तक दक्षिणी भारत बलबन कभी नहीं गया, मगर ऐसा संस्कृत प्रशस्ति ने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से लिखा है। हालांकि उस प्रशस्ति की भी गलती नहीं होगी क्योंकि महाराष्ट्र विंध्याचल के ठीक ऊपर का एरिया उनके लिए दक्षिण भारत ही था। बाद में जैसे जैसे चीज़ों का पता चलता गया दक्षिणी भारत का विस्तार समझते गए और हम केरल तक पहुंचे। लेकिन शुरुआत में दक्षिणी भारत कहाँ मानते थे, गंगा यमुना के दक्षिण के हिस्से को दक्षिण भारत कह देते थे। विंध्याचल के दक्षिण का दक्षिण भारत तो हम अब कहते हैं, उस समय नहीं था। तक संपूर्ण गजनी से गौड़ से गजनी तक तथा संपूर्ण दक्षिणी भारत बलबन के नियंत्रण में था। बलबन के अधीन था, ठीक है। तो 3 ऐसे एग्जाम्पल मैं देता हूं जो ये बात का प्रमाण है कि किस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रों को साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, और यही तीनों बातें एनसीईआरटी ने लिखी है। तीसरा जो है वो आपकी अमीर खुसरो ने वैसे तो 8 शासकों का काल देखा था, लेकिन उसका मेन हिस्सा जो है वो 1318 में प्रकाशित हुआ। 1318 में खुसरो लिखता है कि उसने कई भाषाओं के नाम लिखे हैं। इवन होयसल वंश की दार समुद्रम भाषा का लिखा है, कन्नड़ का लिखा है, दक्षिण की भाषाओं का, सिंधी का लिखा है। तो इन भाषाओं के बेस पे ऐसा लगता है कि 1318 तक सल्तनत के शासक दक्षिणी भारत तक फैल गए थे, वहां तक पहुंच गए थे। और अलाउद्दीन ने, खैर आपको पता ही है कि अभियान किए ही थे। हम दक्षिणी भारत की जो नीति थी अलाउद्दीन की, वो बढ़िया तरीके से पढ़ते भी हैं, आगे पीछे पढ़ा भी हमने बैचेस में। यहाँ पे तो आगे आएगा तब हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो लिखते क्या है कि खुसरो ने 1318 में विभिन्न भाषाओं का विवरण दिया। जैसे अब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो लाहौरी भाषा, कश्मीरी भाषा और सिंध का उल्लेख करता है। दक्षिण में आते हैं तेलंगाना, मुआबरी जो माबर प्रदेश में बोली जाती थी, और दार समुद्री भाषा का उल्लेख करता है। इधर गुजरी भाषा का उल्लेख करता है गुजरात के अंदर, ठीक है। ये सारी भाषाएं उसने लिखी थी, मैं नाम लिख लेता हूं। लाहौरी, सिंधी, कश्मीरी,
और इसके अलावा आपकी दक्षिण में जाते हैं तो द्वार समुद्री कर्नाटक में आ जाएगा, साउथ कर्नाटक। तेलंगानी, हाँ, मुआबरी तमिलनाडु, और गुजरी गुजरात, अवधी, जगह नहीं बची, यहाँ लिख लेता हूँ, अवधी, गौड़ प्रदेश की भाषा इत्यादि। ये सारी भाषाओं के नाम खुसरो ने लिखे हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि ये क्षेत्र जो है ये सल्तनत के अधीन हो चुके थे, साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए थे, और ये सच में ही बनाए दिए गए थे। अलाउद्दीन के अभियानों के बारे में अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि ये वाकई में ये क्षेत्र इनके अधीन हो चुके थे। ये 3 बातें आप याद रखना, ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ इलाके जैसे ये महावर प्रदेश है, मैंने लिखा ना महावर, तो ये जैसे प्रदेश देख लो कहाँ पे है, तमिलनाडु का हिस्सा है। बस थोड़ा सा मैप देख लेना कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, तो थोड़ा इतिहास का हिस्टोरिकल नॉलेज हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, आईएएस का जो मेंस होता है, आईएएस मेंस के अंदर हिस्ट्री का जो ऑप्शनल आता है उसमें पहला प्रश्न यही आता है, पहले से इसके नाम आते हैं और आपको मैप में उसको दर्शाना होता है और फिर उसके नीचे टिप्पणी डालनी होती है। ऐसा प्रश्न पहले जो मैंने मेंस दिया था सिविल का, तब 100 नंबर के प्रश्न ऐसे आते थे, 50-50 के 2 प्रश्न आए थे, बड़े बड़े पहले आते थे। अब मेरे हिसाब से थोड़ा कम कर दिया, मगर आता ज़रूर है, अभी भी आता है। तो इससे आपका हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो मैपिंग के सहारे बढ़िया हो जाता है। तो थोड़ा सा उसको बढ़िया से देख लेना आप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। पुराने और नए धर्म। अब देखो, पुराने धर्म में वही सनातन संस्कृति हिंदू धर्म था, और नए धर्म में भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रवेश किया वो था इस्लाम। इस समय इस्लाम के आक्रमण हुए थे। मैंने नेट के बैच में आपको पढ़ाया भी था, भारत में इस्लाम के आक्रमण, उसमें मैंने तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण और आपके बाकी के अफगान आक्रमण, तीनों को पढ़ाया था। क्योंकि सबसे पहले अरबी क्षेत्रों के साथ हमारा संपर्क हुआ, फिर अफगानियों के, इसके तुर्कों के आक्रमण हुए, फिर अफगानियों के आक्रमण हुए, तो मुसलमानों के आक्रमण वगैरह होते हैं। ये सिलसिला जो है वो 7वीं शताब्दी से शुरू हो चुका था। तो नए धर्म के रूप में हम इस्लाम को देखते हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में पहले केवल हिंदू धर्म था, और 2 अलग मत जरूर थे, जैन बौद्ध वगैरह। ईसाई भी आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईसाइयों का प्रचलन थोड़ा लेट हुआ था। हालांकि आ तो गए थे, 4 दूत मंडल मिशनरी के रूप में अकबर के काल में भी आ गए थे, फादर मॉन्सरेट वगैरह। लेकिन नया धर्म जो था इस समय, इस शताब्दी में 750 के बाद, वो था आपके इस्लाम, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इस शताब्दी में नए धर्म के रूप में इस्लाम का आगमन होता है। इस समय अच्छा, हिंदू धर्म का भी पहले लिख लेते हैं। हिंदू धर्म में भी कई परिवर्तन हुए, क्योंकि इस समय इस्लाम के आगमन और इसके कारण क्या हो रहा था कि समाज का एक हिस्सा जो है वो जा रहा था दूसरी तरफ, दूसरे धर्मों की तरफ। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में सुधार की बेहद आवश्यकताएं थी। तो इस समय भक्ति आंदोलन देखने को मिलता है, जो आगे के पाठ में है हमारे। भक्ति आंदोलन हुआ, जिसमें हिंदू धर्म और समाज में सुधार किए गए। भक्ति को थोड़ा सा, धर्म को थोड़ा सा सरल करने की कोशिश की गई। साथ में हालांकि ब्राह्मणों का महत्व तो और बढ़ गया था। ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान था, और संस्कृत का ज्ञान होने के कारण इनको दरबारों में स्थान मिलता था, और दरबार में स्थान मिलने के कारण इनकी रेपुटेशन बढ़ती थी।
और प्रतिष्ठा बढ़ जाने के कारण इनका सम्मान और बढ़ जाता था। तो ब्राह्मणों को संस्कृत का ज्ञान होने के कारण दरबारों में स्थान मिला। पहले से था ये तो, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ी। ठीक है, तो हिंदू धर्म में भी कई सारी चीजें जो है इस समय चेंज हुई थी, कई सारी चीजें अच्छी हुई थी यहाँ पे, जिसमें भक्ति का जो मार्ग था वो थोड़ा आसान किया गया और ये कहा गया कि भाई एक व्यक्ति स्वयं से भक्ति करके भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा सा कर्म मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर चीजें बढ़ी और चीजें थोड़ी सी आसान भी, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो चीजें हुई वो था आपके इस समय इस्लाम का आगमन हुआ। इस समय नए धर्म के रूप में, ये आगे पूरा पाठ है एक, अपने 7वीं कक्षा में है, उसमें हम भक्ति और सूफी को बढ़िया से समझेंगे। नए धर्म के रूप में इस्लाम का आगमन हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में इस्लाम जो है ये व्यापारियों, यूं कहिए कि अरब सागर के माध्यम से, आपने अगर भारत का मैप देखा हो तो अरब से यात्री दक्षिणी भारत आते थे व्यापार करने के लिए, और स्टार्टिंग में इनका जो संपर्क था वो व्यापारिक संपर्क था, आर्थिक हितों के लिए आते थे। बाद में पहला आक्रमण अरबों का 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। फिर कासिम के बाद में फिर मोहम्मद गजनवी, गौरी, ऐसे कई सारे आक्रमण हुए। फिर ये धर्म प्रसार के ऊपर आ गए और अल्टीमेटली तराइन के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया, चौहान को, तृतीय को, तो उसके बाद भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो गई और सारी चीज़ें बाद में बदल गई थी और भारत में हम मध्यकाल का दौर शुरू मानते हैं। तो इसमें आगमन हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, अरबों का भारत में आरंभिक संबंध व्यापारिक थे। आरंभिक संबंध कैसे थे? व्यापारिक थे। व्यापारिक व आर्थिक थे। आर्थिक थे। ठीक है, और बाद में धन की लिप्सा और धर्म प्रसार के हेतु भारत पर इन्होंने कई सारे आक्रमण किए। कालांतर में धर्म व धन हेतु धन की प्राप्ति, धर्म प्रसार, आक्रमण किए और भारत की सत्ता इस्लाम के पास गई और भारत की सत्ता जब इस्लाम के पास गई तब क्या हुआ? तब कुरान शरीफ आधारित शासन शुरू हुआ, शरीयत आधारित। कुरान शरीफ आधारित शासन शुरू हुआ। ठीक है, शरीयत तरीकतन हम पढ़ते हैं बहुत। और क्या हुआ? और इसमें भी दो शाखाएं थी, शिया शाखा और सुन्नी शाखा। ठीक है, तो शिया और सुन्नी जो है वो इस्लाम में भी हिंदू धर्म की तरह विभाजन माना गया है। शिया थे जो पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली,
उनको सर्वे सर्वा मानते थे और सुन्नी जो है वो खलीफा को सर्वे सर्वा मानते थे। सामान्य शब्दों में मैं अंतर कर रहा हूँ। तो शिया ये पैगंबर मोहम्मद के, प्रोफेट के जो दामाद थे, अली के दामाद अली को सर्वे सर्वा मानते थे। शिया व सुन्नी ये खलीफा को सर्वे सर्वा मानते थे। इनके वर्ग थे ये भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय के लिए एक नया नया धर्म था, इसलिए हेडिंग भी क्या दी है इन्होंने, नया और पुराना धर्म। अब नया धर्म तो इस्लाम था और पुराना धर्म कौन सा था, हिंदू धर्म था। इनके अंदर भी कई सारी इस्लाम की कई सारी न्याय की अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो भारत में हनफी और सफ़ी व्याख्याएं प्रचलित हैं। न्याय की हनफी व सफ़ी व्याख्याएं प्रचलित हुई। ये एक भी बात मैंने मेरी ऐड नहीं करी है, जो कुछ कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में था उसी को ब्रीफ करके और आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो इसको आप छोड़ना कुछ भी मत, ठीक है। बस एक लाइन मैंने मेरी ऐड की है कि अरबों का भारत में आरंभिक संबंध व्यापारिक और आर्थिक थे, बाकी सब कुछ इनका है, ठीक है। पुराने और नए धर्म, ये आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। अब अपन टॉपिक के अंत में आ गए, समय और इतिहास के कालखंडों पे विचार। देखो, समय और इतिहास के कालखंडों में 3 काल बांटे गए। सबसे पहले कौन सा काल तय किया, प्राचीन काल। और प्राचीन काल के अंदर हमने किसका अध्ययन किया, प्राचीन काल में शिकारी, संग्रहणकर्ता और प्राचीन टाइम की कृषि, इस टाइप की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जो हमारा अतीत पार्ट फर्स्ट में पढ़े हैं। फिर आता है मध्यकाल, तो इसमें क्या क्या अध्ययन था, प्रारंभिक समाज, प्रारंभिक कृषि, संग्राहक, पाषाण संस्कृति, ये चीजें आपको पता है प्राचीन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद में दूसरा जो काल आया वो आया मध्यकाल। मध्यकाल में हमने यही आपके राजपूत वंश, सल्तनत, मुगल और अंत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ये आता है। फिर तीसरा आया आधुनिक काल। कौन सा, आधुनिक काल। आपको मैं बता दूं कि इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में बांटा था कि पहला इतिहास ये हिंदू इतिहास था, बाद में मुस्लिम इतिहास था, आधुनिक जो है ब्रिटिश इतिहास था। आधुनिक काल क्यों कहते, क्योंकि विज्ञान, विवेक और तर्क के आधार पे, साइंस के बेस पे, नवाचारों के आधार पे, नई कानूनी व्यवस्थाएं, सब कुछ यूरोपियंस लेके आए थे और भारत में प्राचीन जो परंपरागत चीजें थी वो खत्म करके और एक नयापन आया था। इस वजह से उसको आधुनिक काल माना जाता है। आधुनिकता की डेफिनेशन यही होती है, जब व्यक्ति परंपराओं से, जब व्यक्ति लकीर का फकीर हुए बिना
अपने तर्क और विवेक से सोच की विज्ञान के ऊपर बात करता हो। जब व्यक्ति ये समझ सके कि जो कहने वाला है, मैंने कहीं से कोई बात सुनी, अगर मैं उसका तर्क और विवेक से सोचूं और उसके बाद अगर मेरा निर्णय देता हूं, तो एक आधुनिकता है। और मैं अगर इसलिए मान रहा हूं कि आपने कहा और मैं मान लेता हूं बहु, तो ये एक आधुनिकता की डेफिनेशन नहीं है, वो परंपरागत चीजें हो जाती है। तो आधुनिक काल माना गया, जिसमें है वो यूं कहिए कि क्या क्या था, जिसमें तर्क, विवेक, विज्ञान और आधुनिकता। और आधुनिकता एक पूरा पाठ मैंने पढ़ाया था उत्तर आधुनिकतावाद में, इतिहास दर्शन के अंदर, आपको याद हो तो एक लाइन और लिख लो और फिर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे कि मील ने भारतीय इतिहास को मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा। बस सांप्रदायिकता फैलानी थी और इनका कोई मकसद नहीं था। हिंदू ये प्राचीन काल था, मुस्लिम और ब्रिटिश। हालांकि ये परिभाषा अब बिल्कुल नकारी जा चुकी है, लेकिन इन्होंने ये एक कुत्सित प्रयास किया था जिसके जरिए भारतीय इतिहास को या भारत में सांप्रदायिकता बढ़ाना इनका मेन मोटो रहा, ताकि वो भारत पे शासन कर सके। खैर, वो बातें बाद की हैं। तो ये अध्याय इतना ही था और इस अध्याय को हमने पूर्ण कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में राजा और उनके राज्य, इसमें चोल शासन पद्धतियां पूरी हैं, चोल काल के बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।